नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा नरण पांडे, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड से आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आप पे जो गोविंद दियो मिलाए। तो हमारे चाहे आप शास्त्रों में ले लें, पुराणों में ले लें, हमारे यहाँ गुरु की महिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं। तो एक ऐसे ही गुरु जो गुरुओं को निर्देश देते हैं, उनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, जो एक दूरदर्शी नेता हैं, जिनके पास शिक्षण और शैक्षिक प्रशासन में 45 वर्षों का अनुभव है। वह अपने विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे वो एक अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बने। दूसरों को नेतृत्व करते हैं, सही राह दिखाते हैं, आत्मविश्वास पैदा करते हैं, संवाद और सहयोग स्थापित करते हैं, ताकि उनके शिक्षक भावी पीढ़ी को एक सही दिशा दे सकें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी की। आप शिक्षाविद हैं और बहुत सारे शिक्षा संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में आपका योगदान रहा है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने में आपका योगदान रहा है और आप कई वर्षों से भारतीय विद्या भवन दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी से। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और साथ ही स्वागत व अभिनंदन करती हूँ हमारे साथ इस आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे सभी दर्शकों का और श्रोताओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर साहब, मंच पर आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने इतना समय निकाला। मुझे मालूम है इस समय भी आप दिल्ली से बाहर हैं, और फिर भी आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत विशेष कार्यक्रम है, शिक्षक दिवस के अवसर पर है। तो सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं वो यही जानना चाहेंगे कि बच्चों को आजकल जैसे कहा जाता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, उन्हें लाइफ स्किल भी देनी चाहिए। तो आप किस तरह से पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट कहूँ, विशेषज्ञ कहूँ, क्या कहूँ, आपने बहुत सारी विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम निर्धारित करने में सहयोग किया है। तो आप किस तरह से पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं कि बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर ना रह जाए, जीवन में भी आगे कुछ बने? मंच आपका है। धन्यवाद। अभी हमारे यहाँ भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हम लोग जो भी पाठ्यक्रम बनाते हैं, जो भी करिकुलम फिक्स करते हैं, वो दो चीजों को ध्यान में रख के फिक्स करते हैं। एक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और दूसरा है नेशनल फाउंडेशन ऑफ एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फाउंडेशन। इन दोनों को ध्यान में रख के हम अपना करिकुलम फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ प्राइमरी की तरफ। प्राइमरी में हमारे यहाँ दो चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। एक तो है FLN, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता। प्राइमरी के बच्चों को ठीक से पढ़ाई हो, उनका भाषा का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि एक लचीला पाठ्यक्रम हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, विकल्प हो, बच्चों के पास व्यवहारिक कौशल हो, जीवन शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ जाने, जो हमारी वैल्यूज हैं उनके बारे में जाने। और अभी तो हमारी एनईपी कहती है कि शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, या शिक्षा जो है वो क्षेत्रीय भाषा में दी जाए। तो इसके साथ साथ हम लोग, आप देख लीजिए, दो चीज में हम ध्यान दे रहे हैं। पहला तो ये कि बच्चे जो हैं ठीक से पढ़ें। पढ़ने का मतलब ये है कि वो भाषा का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, और इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई मातृभाषा में हो, और लचीलापन हो, उनके कौशल का विकास हो, लगातार बच्चे सीखना चाहें।
जिज्ञासा उनके अंदर सीखने की बढ़े। तो ये इन सबको चीज़ों को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रमों का विकास करते हैं और ये पाठ्यक्रम जो है हमारे यहाँ निर्धारित होते हैं स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से। तो जो सीबीएसई के स्कूल हैं वो पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं, लेकिन विद्यालयों में हम निर्धारित करते हैं इन दोनों एनईपी और एनसीईआरटी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बताया कि बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखकर और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर आप पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं और हमारी नई शिक्षा नीति जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल जी ने निर्धारित की थी उसका अब निर्वहन भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस जैसे अवसरों पर शिक्षकों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या ऐसे जो दिवस हैं या ऐसे समारोह हैं वो किस तरह से किस रूप में मनाने चाहिए ताकि शिक्षकों का भी उत्साह और मनोबल बढ़े, इसमें आप क्या सोचते हैं? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत ही मतलब मैं तो ये कहूँगा कि दो चीज हैं, एक है मोटिवेशन और एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान की, गौरव की अनुभूति करता है। उसको शिक्षक को याद रहता है कि समाज में उसका क्या योगदान है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है, और उस दिन उसको छात्रों से, समाज से सम्मान मिलता है, उनमें गौरव और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब कभी मैं सोचता हूँ अपनी जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, और आज के दिन जब बच्चों के फोन आते हैं, 40-40 साल पुराने बच्चे याद करते हैं और बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, उस कंपनी में ये काम कर रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक लगता है कि चलो आपने कुछ अच्छा काम किया। तो ये जो एक चीज है, सम्मान और गौरव की अनुभूति, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। फिर बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो बड़ी उत्साह होती है, बड़ी ऊर्जा आती है, और बच्चों के प्यार से, सम्मान से हम लोग बड़े समर्पण से, बड़े उत्साह से यह काम करते हैं, और हर दिन हमें ऊर्जा और जिम्मेदारी का एहसास होता है। मेरे ख्याल से बच्चों के साथ काम करने का सबसे अच्छा आनंद यही है कि हम अधिक ऊर्जावान होते हैं और अधिक जिम्मेदार होते हैं। फिर इस दिन, सामान्य दिनों में लोग शिक्षक के कार्य को सराहते नहीं, लेकिन शिक्षक दिवस के दिन लोग उनकी जम के तारीफ करते हैं कि भाई इन्होंने ये काम किए, इतनी इनकी सकारात्मक भूमिका रही है, मूल्यवान आदमी हैं। और मैंने देखा है बहुत जगह जो शिक्षक नवाचार कर रहे हैं, उनको पुरस्कार मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, अभिनंदन मिलता है। बहुत सारे एनजीओ उनके लिए प्रोग्राम्स करते हैं, और इसलिए वो बड़े प्रसन्न रहते हैं और अपने कार्य में और अधिक रचनात्मक बनने का प्रयत्न करते हैं। और उस दिन शायद टीचर्स को एहसास होता है कि भैया वो केवल ज्ञानदाता नहीं है, बल्कि भारत भाग्य विधाता हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, और उससे उनका जो अपना पेशा है उसके प्रति निष्ठा होती है, उसके प्रति गर्व महसूस होता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो आज का दिन हमारे शिक्षकों के लिए मनोबल बढ़ाने का दिन है, ऊर्जावान रहने का दिन है, प्रेरणा का दिन है, आत्मविश्वास का दिन है, और अपने आप को सेलिब्रेट करने का दिन है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अपना उत्सव शिक्षक और छात्र दोनों का ही उत्सव का आज दिन है और बहुत अच्छी बात है कि भारत में इस तरह के उत्सव मनाए जाते हैं और शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ता है और विद्यार्थियों का भी मनोबल बढ़ता है। डॉक्टर राधाकृष्ण के माध्यम से उनके जन्मदिन के माध्यम से ये कार्यक्रम ये शुरू हुआ उत्सव, और जो आज तक अपना एक नया स्वरूप लेकर आज तक उपस्थित है ये उत्सव। डॉक्टर साहब, आपके जो भारतीय विद्या भवन है,
पहले तो मुझे नहीं पता था कि भारतीय विद्या भवन की ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रांचेस हैं, उसकी शाखाएं हैं पूरे विश्व में। फिर बाद में धीरे-धीरे जब आपके बारे में पता लगा तो पता लगा आप तो पूरे विश्व की शाखाओं को संभालते हैं। तो भारतीय विद्या भवन दिल्ली से ही मैं परिचित हूँ, कि दिल्ली में भारतीय विद्या भवन की एक बहुत बड़ी शाखा है। हो सकता है शायद मदर शाखा वही हो, मुझे मालूम नहीं है। तो इसमें दिल्ली तो बहुत बड़ा है, देश की राजधानी है। तो भारतीय विद्या भवन की शाखा दिल्ली और ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की जो खाई है, उसको आप कैसे पाटते हैं? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। क्या उन पाठ्यक्रमों में थोड़ा अंतर होता है? या वही पाठ्यक्रम जो दिल्ली के विद्यालय में है, भवन्स के, वही दूसरी जगह भी लगते हैं? या फिर आप समय, भाषा और वहाँ की सुविधाओं या परिस्थितियों के हिसाब से पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करते हैं? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। ये बहुत बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। अ, सुंदर इसलिए कि हमारे कई स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गांव में हैं, और ऐसे सारे स्कूल जो हमारे गांव में हैं, वो उसमें हॉस्टल है, बच्चे वहीं रह के पढ़ते हैं और वहीं रह के सीखते हैं। फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत ही रिमोट एरिया में हैं और जहाँ उतने साधन नहीं हैं जितने होने चाहिए, लेकिन फिर भी यह है कि जो आपने प्रश्न किया, ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है सरकार के लिए, समाज के लिए, और सरकार और समाज मिलके इसको कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर अब भारत सरकार की देखा जाए, तो आपने पहले भारतीय विद्या भवन के लिए पूछा है, तो पहले मैं आपको भारतीय विद्या भवन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि भारतीय विद्या भवन जो जी, हमारी अवश्य। संस्था है, ये इसके जो प्रमुख उद्देश्य है वो है संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो हम भारतीय संस्कृति के प्रति अधिक निष्ठावान हैं। हमारे यहाँ संस्कृत को मुख्य रूप से लिया जाता है और संस्कृत के माध्यम से संस्कृति का विकास किया जाता है। तो हमारे, अगर देखा जाए कि अगर आपका प्रश्न देखा जाए तो ये है कि हमारे कुछ स्कूल गांव में है, कुछ स्कूल शहर में है, कुछ स्कूल जैसे मेट्रोज में है। तो आजकल डिजिटल जो माध्यम हो गया है, कोविड के बाद आपको पता है कि कितना ज़्यादा ट्रांसफर हुआ है टेक्नोलॉजी का। लोग, हमारे टीचर्स भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली तो चीज़ है डिजिटल और तकनीकी समाधान, जिसमें कुछ पीएम ई विद्या है, दीक्षा है, स्वयं प्रभा है। ये सब चैनल फ्री हैं, गवर्नमेंट के चैनल हैं, फ्री हैं। इनसे गांव के बच्चों तक भी गुणात्मक सामग्री पहुंच रही है। स्मार्ट क्लासरूम है, कंप्यूटर लैब है, टैबलेट वितरण जैसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार की ओर से चल रही है। और शायद आपको इस बारे में मालूम हो, भारत सरकार ने कुछ विद्यालय जैसे एकलव्य विद्यालय है, ये कुछ ट्राइबल एरिया में खोले हैं, जहां अगर आप उन एरिया के बारे में सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ भी स्कूल है, और वो स्कूल जो है एक स्मार्ट स्कूल है। उसमें सारी चीजें वो हैं जो कि किसी अच्छे स्कूल में हो सकती हैं। और दूसरा नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय हमारे बहुत अच्छे स्कूल हैं अभी, और ये सब गांव में ही खुले हुए हैं। किसी शहर में नवोदय विद्यालय आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारी जो सरकार है और प्रदेश सरकार और सरकार, वो आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की, शौचालय ठीक हो, पानी का पानी हो, पुस्तकालय हो, खेल का मैदान हो, सब चीजें हो। और एक योजना चलाई है भारत सरकार ने, उसका नाम है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना में भारत सरकार ने 14,700 स्कूल सेलेक्ट किए हैं, और उन सिलेक्टेड स्कूल्स को अल्ट्रा मॉडर्न बनाया जा रहा है। उसमें सारे जो चीजें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टॉयलेट्स हो, बाथरूम्स हो, स्कूल्स हो, स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासरूम हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, ये सारी चीजें जो है उनमें दी जा रही हैं। टीचर्स जनरली जाना नहीं चाहते गांव के स्कूलों में,
हर टीचर चाहता है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो शहरों में हो। तो अभी सरकार ने ये नई योजना चलाई, कुछ दिन आप रहोगे गांव में तो फिर आपको शहर में भेज देंगे। तो एक और चीज है जो यहाँ मैं कहना चाहूंगा, वो है मातृभाषा में शिक्षा। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बहुत इस मामले में बहुत ही लिबरल है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के जब ये NEP 2020 का आया कि प्राथमिक कक्षाओं में जो शिक्षा है वो मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए, जिससे ग्रामीण बच्चों के लिए वो सीखना आसान हो। और जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो उन्होंने ऐसी एक्टिविटी छांटी हैं जो गांव के बच्चे आराम से कर सके, उनको किसी तरह की बाधा ना हो। और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, जैसे गांव में क्या काम करते हैं, हस्तशिल्प है या एग्रीकल्चर है, तो ऐसी चीजों को, कौशल को उन्होंने ज्ञान के साथ जोड़ दिया है। तो बिहेवियर स्किल, और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं एक्सपीरियंशियल स्किल, इसका बढ़ावा हो रहा है। और समान अवसर मिल रहे हैं। समान अवसर इसलिए मिल रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट एक योजना लेकर आई है, अभ्युदय योजना, जिसमें अगर आप IIT में जाना चाहते हो, आप नीट में जाना चाहते हो, आप कोई और स्कॉलरशिप एग्जाम देना चाहते हो, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो किसी का बच्चे का सिलेक्शन हो गया मेडिकल में, तो उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो आप एडमिशन नहीं करा सकते। आज तो आपका सिलेक्शन हो गया, आप सिलेक्शन लेटर लेके जाओ, फीस वो दे देंगे सब। तो अभी गवर्नमेंट भी बहुत योजनाएं कर रही हैं। हमारे यहाँ भारतीय विद्या भवन में भी जो फीस है वो बहुत कम है, लगभग ना के बराबर ही है। और हमारे यहाँ भी जो आधुनिक शिक्षा है वो, उसके लिए जैसे जो चीजें मैंने बताई हैं, चाहे वो स्मार्ट वाले ब्लैक बोर्ड हो, चाहे वो कौशल योजना हो, कौशल विकास हो, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग हो, सारी जो है वो एक आधुनिक रूप में दी जा रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और जहाँ तक आपने कहा, मुझे कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ दिल्ली के भारतीय विद्या भवन से परिचित थी, शायद इसलिए कि दिल्ली मेरा गृह निवास स्थल रहा इसलिए। लेकिन जब मैं दूरदर्शन में पहुंची और वहां पर मैंने देखा जितने भी अधिकारी होते थे या जितने भी लोग होते थे, सबके बच्चे जो थे वो भारतीय विद्या भवन में ही पढ़ने के लिए जाते थे। क्योंकि भारतीय विद्या भवन की जो पढ़ाई थी उसका जो एक स्तर था, आज भी वो स्तर वही बना हुआ है। तो उसके अंदर कुछ भी कमी नहीं आई है। और जब आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय विद्या भवन की जो भवन्स की जो लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो किसी भी शहर की सुविधा से कम नहीं है। और मुझे अवसर मिला था इसी वर्ष मार्च में अगरतला जाने का, और वहाँ पर मैं गई थी भारतीय विद्या भवन के स्कूल में प्रिया रॉय जी के साथ, और उनकी प्रिंसिपल से मिली थी मैं वहाँ जाकर। उन्होंने मुझे पूरा दौरा कराया था स्कूल का, और मैं देखकर हैरान रह गई थी कि बच्चों ने ही अपने कौशल से उस स्कूल को, उस विद्यालय को और विद्यालय प्रांगण को एक वाटिका का रूप दिया हुआ था। बच्चों की बनाई हुई, जैसा आपने कहा भी, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना ही आपकी भवंस का उद्देश्य है। तो मुझे वो सब वहाँ देखने को मिला, और मैं हैरान थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्थानीय संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति को मिलाकर दीवारों पे चित्र बनाए हुए हैं। विद्यालय के प्रांगण में इतनी हरियाली थी, फुटबॉल का बड़ा मैच था, और अंदर जाके बच्चों के पास सभी तकनीकी सुविधाएं थी। तो बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक आपने बात की, और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल जी ने जो शिक्षा नीति बनाई कि त्रिभाषीय और अपनी भाषा में ही, अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा में ही संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि यही सबसे खास कदम है जो हमारी शिक्षा और हमारे देश को उच्च स्तर पर, वैसे तो हमारा देश सबसे आगे ही है, आज भी विदेशों में जाएं या कहीं भी तो वहाँ भारतीय ही नंबर 1 पर है। किसी भी कंपनी में आप लीजिए, किसी भी रोजगार में लीजिए, भारतीयों
की महत्ता है। लेकिन जैसे कि मैं नीदरलैंड में रहती हूँ और यूरोप में रहते हुए मुझे 2 से अधिक दशक हो गए हैं। इतने समय में मैंने देखा जहाँ भी मैं यूरोप के जिस भी देश में गई यानी मिडल ईस्ट में भी गई, एशिया में भी, वहाँ पर जो शिक्षाएँ थी, बिल्कुल प्राथमिक शिक्षा से लेकर और उच्च शिक्षा तक, सभी उनकी अपनी मातृभाषा में थी। और शायद बच्चा मातृभाषा को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए उसकी भाषा में शिक्षा दी जाए तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो भी जल्दी होता है और उसको उन चीज़ों को समझने में कठिनाई भी नहीं आती है। तो ये जो आपके पाठ्यक्रम में आप लोगों ने जो नीति अपनाई है, ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण है जो आपने ये कहा। अच्छा, अब थोड़ा-सा अगर आप और जानना चाहेंगे अभी। कहें तो मैं 4 लाइन सुनाऊँ? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि जब आप ये पाठ्यक्रम बनाते हैं, कहते हैं लिखते हैं तो आपने नहीं, ये मेरी लिखी अपने हुई लिए भी लाइन कुछ नहीं है। लिखा होगा। मेरी जी, लिखी हुई लाइन मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये किसी की लाइन है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से बिल्कुल, उड़ान होती है। तो हमारे जो बच्चे हैं, बिल्कुल सही कहा। उनके हौसले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो उड़ जाते बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इस बीच हमारे साथ दर्शक दीर्घा में हमारे साथ प्रिया राय जुड़ गई हैं। वरिष्ठ कवि पवन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार और अनुवादक और शिक्षक ओम सप्रा जी जुड़ गए हैं और आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएँ और बधाई दे रही हैं। प्रिया राय जी भी आपको अनेक शुभकामनाएँ प्रेषित कर रही हैं। तो इस बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ते जा रहे हैं और ऋतु शर्मा जी बोल रही हैं, बहुत ही सराहनीय कदम है। आपने जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपने बताया नवोदय स्कूल खोले जाते हैं। अधिकांश, जैसा कि अब भारत का एक माहौल हो गया है, जो बड़े महानगर हैं, वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, उनकी उनका एक जाल-सा फैल रहा है। चाहे वो छोटे ही 2 कमरों या 4 कमरों के फ्लैट में हो, वहाँ वो निजी स्कूल खोल लेते हैं और जो थोड़े बड़े स्तर पर होते हैं, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हर किसी का सपना होता है, हर माँ-बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। इस करके वो उनके कभी-कभी जाल में फँस जाते हैं कि और फिर पता लगता है कि ऊँची दुकान और फीके पकवान। लेकिन आपने उनको एक नई राह दिखाई है कि भवंस के स्कूल्स जो हैं, उनके दरवाज़े भी सभी श्रेणियों के माता-पिताओं के और सभी श्रेणियों के बच्चों के लिए खुले हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। अ, अब एक छोटी-सी बात जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप तो बहुत सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पाठ्यक्रम तैयार किए हुए हैं और हर स्कूल में आप न सिर्फ शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों के लिए पूरे प्रबंध को सँभालते हैं विद्यालयों के। तो शिक्षा प्रबंध अधिकारी की नज़र से एक आदर्श विद्यालय कैसा होना चाहिए? हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। वैसे तो आपने भवंस के बारे में बहुत बहुत सारी बातें बता बहुत ही दी हैं। ज़बरदस्त सवाल है। अ कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। पहली बात तो ये कि बच्चा स्कूल में क्यों आता है? बच्चा स्कूल में आता है कि उसे अच्छी पढ़ाई मिले। तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले ये है कि शैक्षणिक गुणवत्ता जो है वो होनी चाहिए और उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अनुरूप लचीला और कौशल आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए साक्षरता और गणितीय क्षमता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसको एफएलएन बोलते हैं, ताकि वो, जैसे बच्चा 3rd क्लास का बच्चा है, तो कम से कम वो जो एवरीडे कैलकुलेशन है, जो एक कैलकुलेट करना है किसी चीज़ को, सब्जी वाले के पास गया, उससे आधा किलो सब्जी ली या 250 ग्राम सब्जी ली, तो कम से कम कैलकुलेट करके वो पैसे तो दे दे। उतनी क्षमता जो है बच्चे में होनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन होना चाहिए। परीक्षा आधारित जो है वो शिक्षा ना हो तो अच्छा है। सीसीई होना चाहिए। जो आपने निशंक जी का एग्जाम्पल दिया, उस समय ये शुरुआत हुई थी, मुझे याद है अच्छी तरह से, कि जो मूल्यांकन था वो नियमित था और सीसीई जो है
वो उसका पालन किया जा रहा था। फिर बच्चा जब आएगा तो बच्चा 6 घंटे रहेगा स्कूल में। 6 घंटे का मतलब उसको सुविधाएं चाहिए, उसको अच्छा वातावरण चाहिए, उसको अच्छी अच्छी जगह बैठने के लिए चाहिए, अच्छा लैब चाहिए, अच्छे लाइब्रेरी चाहिए, स्मार्ट क्लासरूम भी चाहिए, उसके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, और जो वातावरण है जहाँ वो पढ़ रहा है वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। आजकल सुरक्षा पे बहुत जोर दिया जा रहा है। हमारी सरकार भी, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, सुरक्षा पर हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित बच्चा आए और सुरक्षित बच्चा जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं सकती। उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। फिर आता है टीचर। स्कूल में बच्चा आ गया, बच्चा बैठ भी गया, बच्चा जो है सीखना चाह रहा है। अब टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर जो है वो ट्रेंड हो, स्वप्रेरित हो, मतलब प्रोएक्टिव हो, और डिजिटली साउंड हो, डिजिटल रूप से सक्षम हो। दूसरा, जो प्रधानाचार्य हैं उनका जो नेतृत्व है वो सहयोगी हो, पारदर्शी हो, दूरदर्शी हो, और शिक्षक जो है वो खाली ज्ञान देने वाले नहीं हो। आजकल ज्ञान देने वाले की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें हार्ड वर्किंग टीचर नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट वर्किंग टीचर चाहिए। तो हमें टीचर ऐसा हो जो स्मार्ट वर्किंग हो, मार्गदर्शक हो, प्रेयर हो। अब आता है विद्यार्थी खुद में। अब विद्यार्थी पढ़ लिया है, टीचर ने पढ़ा दिया है, विद्यार्थी को क्या करना है उसमें तो कुछ सोच होनी चाहिए, कुछ रचनात्मक होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए, कुछ समस्या का समाधान होना चाहिए, और जीवन कौशल का विकास होना चाहिए। हम लोग कहते हैं क्रिएटिविटी है, वो डेवलप होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चे में होनी चाहिए। और कोई भी बच्चा हो, खेल से जुड़ा हो, कला से जुड़ा हो, संस्कृति से जुड़ा हो, नाटक से जुड़ा हो, योग से जुड़ा हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा हो, खाली पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है। बच्चे की जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे को ऊर्जावान बना के छोड़ देंगे तो वो बाहर उसकी ऊर्जा खराब होगी। अगर हम अच्छे कार्यों में ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे को खेल, कला, संगीत, नाटक इनमें डाल रहे हैं, तो बच्चा क्रिएटिव बनेगा, और वो जो खाली समय थोड़ा बहुत मिलता है उसका सदुपयोग करेगा। फिर हमारे स्कूलों में जो अनुशासन है, जो मूल्य हैं, सत्य है, अहिंसा है, सेवा है, सहिष्णुता है, पर बल दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ सेवा का। दिल्ली वाले स्कूल का बता रहा हूँ। बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल दूंगा। फ्राइडे के दिन हर बच्चा स्कूल का 2-2 रोटियां लाता है एक्स्ट्रा, और वो रोटी जो है वो इकट्ठी होती है। एक बच्चे की, एक क्लास के बच्चे की ड्यूटी लगती है, वो रोटी इकट्ठी करता है, उनको रोटी को ठीक ऑयल में लपेट के रखता है, और वो सब रोटियां जो है इकट्ठी होके, रोटी बैंक उसको बोलते हैं, वो सब इकट्ठी होके फिर जरूरतमंदों के पास ले जाई जाती है। तो इस तरह के जब प्रोग्राम हम स्कूल में करते हैं तो बच्चों को एहसास होता है कि इसकी कीमत क्या है। ये इस तरह से बच्चे में एक सेवा का विकास होता है, और सेवा मूल्य जो है उसका विकास होता है। फिर अब बच्चा पढ़ भी लिया, बच्चा स्कूल में आ भी गया, अनुशासन मूल्य का विकास भी हो गया। अब चाहे पेरेंट्स, अभिभावक क्या सोचता है, अभिभावक और शिक्षकों के बीच संवाद निरंतर होना चाहिए, और हमारे स्कूल को भी चाहिए कि अभिभावकों को जितना अधिक से अधिक हो सके उनका सहयोग लें। उनका सहयोग लिया जा सकता है। मेडिकल अगर डॉक्टर है तो उसको बुलाओ स्कूल में, बीमारी के बारे में बच्चों को बताएगा, कैरियर के बारे में बताएगा, इंजीनियर है कैरियर के बारे में बताएगा, मिलिट्री वाला है कैरियर के बारे में बताएगा। तो हमें उनका भी कहीं ना कहीं ये सब ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, कुछ बच्चे गरीब होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो समाज के
निचले स्तर से आए हुए होते हैं, तो उनके लिए विशेष सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। उन बच्चों को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वो जो है वाकई अलग हैं। उसके लिए छात्रवृत्ति है, हम लोग मुफ्त पुस्तकें भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं। और शायद आपको पता हो कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है जिसमें 25% जो बच्चे हैं वो समाज के उपेक्षित वर्गों से लिए जाते हैं, और इन बच्चों को हम लोग छात्रवृत्ति भी देते हैं, पुस्तकें भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, यहाँ तक कि उनके जो आने जाने का पैसा है वो भी देते हैं। तो ये जो है फिर लड़की लड़के में भेद ना होनी चाहिए, सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। ये सब करने के बाद भी एक चीज बच जाती है, और वो बचती है कि हम बच्चे को कर क्या रहे हैं। पढ़ाई तो ठीक है हो रही है, बच्चे को तैयार किस लिए कर रहे हैं? भविष्य के लिए। भविष्य के लिए आपकी दृष्टि क्या है, क्या सोचते हैं आप? तो नई नई टेक्निक्स, डिजिटल जो हमारी शिक्षा है वो चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, कोडिंग चल रही है, रोबोटिक्स चल रही है। नई नई चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं जिससे बच्चे भविष्य के बारे में सीखें। और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो आजकल हमारे मार्केट का ट्रेंड है, उसके बारे में बताया जाता है। रोजगार का जो ट्रेंड है कि किस रोजगार में किस तरह जाना चाहिए, तो रोजगार की शिक्षा और व्यवसाय की शिक्षा, पर्यावरण की शिक्षा और सतत विकास पे बल दिया जाता है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि मेरे विचार से आदर्श विद्यालय वो है जो कि जहां हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे और उसको विकास का पूरा अवसर मिले, प्रेरणादायी हो, सहयोगी वातावरण हो, और भविष्य के लिए वो तैयार हो, उसकी क्षमता का अधिकतम विकास हो, ताकि वो भविष्य में भविष्य के आने वाले खतरों से क्या हो या आने वाले अवसरों से को जूझ सके और समाज में अपना स्थान बना सके। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत सुंदर अपने शब्दों में हमें बताया कि बच्चा घर के बाद विद्यालय में जब तक जितने दिन वह विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे विद्यालय में सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। और जो आपने रोटी बैंक की बात की, मैंने पहली बार सुना है। ये बहुत ही सराहनीय और अनूठी पहल है जो आपके यहाँ से शुरू हुई है, मुझे लग रहा है। तो ये अपने आप में बच्चों को भावना आपने बताया, मदद की भावना, परोपकार की भावना करने का एक बहुत अच्छी नींव आपने बच्चों में डाली है। वैसे तो बच्चों को घर से भी संस्कार मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी बच्चे आए बगाए करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, तो जो कहा जाता है उसको वो अक्षरशः लेते हैं और कहना मानते हैं, और धीरे-धीरे यही जो बातें वो मानते हैं, यही उनके संस्कारों में, जीवन में आगे चलकर बहुत उपयोगी साबित होती हैं। और इस बीच हमारे साथ तंजानिया से सरिता जी जुड़ गई हैं, और वरिष्ठ कवयित्री मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं वर्जीनिया से, और प्रिया रॉय जुड़ गई हैं त्रिपुरा से। शिक्षिका हैं, भवंस की ही शिक्षिका है, और उनका कहना है कि सच में बच्चों में सेवा भाव होना चाहिए। सारिका जेठलिया जी जुड़ गई हैं तंजानिया से। उन्होंने भी ये कहा है कि सर बहुत अच्छी पहल है आप लोगों की कि इस बच्चों को समान अवसर दे रहे हैं और सेवा की भावना बच्चों के मन में पैदा कर रहे हैं। तो आपने सही कहा, बचपन में बच्चे स्कूल में चाहे वो 6 घंटे रहें, चाहे वो 8 घंटे रहें, लेकिन पूरे जीवन में उन 6 और 8 घंटे का प्रभाव शिक्षकों और शिक्षिकाओं द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रभाव उनके पूरे जीवन में रहता है। तो बच्चों के लिए एक आदर्श विद्यालय सुरक्षित होना चाहिए, उसमें बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, पीने का पानी, स्वच्छ टॉयलेट, ये सब होने चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, खेल-कूद क्योंकि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और बच्चों के जीवन के लिए भी उनके शारीरिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक अच्छा खेल का प्रांगण भी होना चाहिए। और आपने कहा कि शिक्षकों को किस तरीके से बच्चों को खेल-खेल में या किसी तकनीकी रूप से उन्हें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ज्ञान देके नहीं देनी चाहिए। सही कहा आपने, वर्तमान समय में अगर आप यदि किसी पर ज्ञान देंगे, आजकल की पीढ़ी बहुत अलग पीढ़ी है, जेन ज़ी पीढ़ी शायद उसको कहते हैं, बहुत बदल गई है हमारे समय से। तो यदि आप
किसी बात को ज़बरदस्ती उन पे थोपेंगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन यदि उसी चीज़ को आप दूसरे ढंग से, जैसे बच्चा केला नहीं खाता है, लेकिन केले की स्मूथी बनाकर दे देंगे, तो वो पी लेगा। तो इसी तरह से ज्ञान है, और आपने बहुत ही बढ़िया शब्दों में हमको बताया कि किस तरीके से मतलब मुझे लग रहा है कि यूरोप में भी इस तरीके की पहल होनी चाहिए, विशेष तौर पर रोटी बैंक की जो आपने पहल बताई है। वैसे तो यहाँ पर भी सप्ताह में एक दिन होता है जिसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चे जो 5वीं 6ठी कक्षा में आते हैं, वो अपने मेंटर के साथ बाहर जहाँ उनका विद्यालय है उस आसपास जाते हैं और वहाँ से कूड़ा करकट बीन के लाते हैं, साफ सफाई करते हैं वहाँ की। और सप्ताह में एक बार जो उनके विद्यालय के नज़दीकी वृद्ध आश्रम है नीदरलैंड में, वहाँ बच्चे जाते हैं और वहाँ की जो दादी है, नानी है या नाना है, वो एक कहानी उनको पढ़कर सुनाते हैं किसी भी पुस्तक से। तो ये भी एक नवाचार है यहाँ पर, और मुझे लगता है शायद भारत के विद्यालयों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस तरीके से, क्योंकि कोरोना के बाद एक ऐसा समय आ गया जहाँ हमारे वृद्धजन जो हैं वो नितांत अकेले रह गए हैं। समय बदल गया है, एक-एक बच्चा है, अगर वो भी विदेश चला जाता है तो हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वो अकेले रह जाते हैं। तो यदि स्कूलों में भी उनको समय-समय पे बुलाया जाए, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ नीदरलैंड में भी होता है कि अभिभावक जिस पेशे में हैं, जिस रोज़गार में हैं, उनको बुलाया जाता है महीने में 1 बार, और वो बच्चों को बताते हैं कि अगर आपने बताया भी कि ज इंजीनियर हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह की पढ़ाई की रूपरेखा वो तैयार करें इंजीनियर बनने के लिए। यदि डॉक्टर बनना है, अध्यापक बनना है या अपना एनजीओ भी खोलना है, तो उस तरह की वो उनको मार्गदर्शन करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय पहल है आपकी। और इस बीच में आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी लिख रही हैं कि बहुत सराहनीय आपकी पहल है। प्रिया जी भी लिख रही हैं बहुत सारा कार्य है जो आपने भारतीय विद्या भवन में, क्योंकि नीति आप ही बनाते हैं और उसका प्रबंधन पूरा आप ही के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि आज जो हम आपसे सुन रहे हैं, और लाइफ स्किल की बातें भी आपने बताई कि शिक्षकों और छात्र छात्राओं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हमारी आज की बातें सुनकर हमारे जो दूसरे स्कूल के लोग जो सुन रहे हैं, दूसरे विद्यालयों के जो शिक्षक या शिक्षिकाएं हमारे साथ जुड़ी हैं या अभिभावक जुड़े हुए हैं, उनको भी आज हमारे इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब हम कार्यक्रम के अंत में हैं और हम आपसे हमारे दर्शक आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि आजकल का जो संबंध है, अभी आपने अपने वक्तव्य में भी बताया कि शिक्षकों का और छात्रों छात्राओं विद्यार्थियों का संबंध बिल्कुल अलग हो गया है। तो अभी तो हमने सुना कि एक आदर्श विद्यालय होना चाहिए, शिक्षकों को ऐसा होना चाहिए। अब हम आते हैं कि विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए, किस तरह से अपने शिक्षकों का या शिक्षिकाओं का सम्मान व आदर करना चाहिए। उसके लिए भी यदि आप कुछ उदाहरण दें या महत्वपूर्ण टिप्स हमारे आज के कार्यक्रम के दर्शकों को दें, तो मुझे लगता है वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ये एक मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। क्योंकि असल आजकल में क्या विदेशों में आप देखिए, अमेरिका में विद्यार्थी ने टीचर को मार दिया। अभी कुछ पिछले वर्ष ही यहाँ पर जो विद्यार्थी थे मेडिकल के, उन्होंने अपने जो लेक्चरर थी विज्ञान की, उनको गोली मार दी। क्यों गोली मार दी? क्योंकि नंबर सही नहीं आए थे। तो विदेशों में इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, और हम लोग बहुत मतलब धन्यवाद कहते हैं कि भारत में इस तरह की अप्रिय घटनाएँ नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी कहीं-कहीं, कभी-कभी जो छात्र-छात्राएँ हैं अपने टीचर से या अध्यापक-अध्यापिकाओं से कभी-कभी रुष्ट हो जाते हैं और सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे किस तरह के विद्यार्थी होने चाहिए, उनका तालमेल अपने अध्यापकों के साथ किस तरह से बिठाया जाए कि विद्यार्थी मन से अपने शिक्षकों का सम्मान करें? हाँ, ये सवाल बहुत मज़ेदार सवाल है। मज़ेदार इसलिए है कि मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बच्चों से कहता हूँ, पूछता भी हूँ उनसे, और आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं।
तो वो भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आप ये बताइए, आप किस टीचर को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? तो बच्चे किसी एक टीचर का नाम लेते हैं। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि आप उसके सब्जेक्ट को भी प्यार करते होंगे। यस सर। तो मैंने कहा जिस सब्जेक्ट को आप प्यार करते होंगे इसका मतलब उसमें नंबर भी ज्यादा आते होंगे। तो कहती यस सर। मैंने कहा इसका उल्टा भी समझ लो। मैंने कहा जिस आप कम प्यार करते होंगे उस सब्जेक्ट को भी बेटा कम पढ़ते होगे। हाँ सर। अब मैंने कहा उसमें लुढ़क भी जाते होगे। बच्चे ने बिल्कुल दबे सब से कहा हाँ सर। मैंने कहा अब समझ लो, शिक्षा का सार यही है। किसी भी टाइम की शिक्षा हो, कभी भी शिक्षा हो, चाहे पुरानी हो, चाहे आज की हो, चाहे भविष्य की हो, अगर आप सिखाने वाले से प्यार नहीं करेंगे, शिक्षक को प्यार नहीं करेंगे, शिक्षक का आदर नहीं करेंगे, शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे, आप कभी भी चीजों को सीख नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज तो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि आप अपने टीचर को प्यार करो। लव योर टीचर, लव द सब्जेक्ट एंड गेट द गुड मार्क्स। ये तो आपका एक फंडामेंटल है। और अब इसके बाद आता है दूसरा चीज आप जानना चाह रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, अभी हम लोगों ने बहुत सारे नए नए प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग ये है कि सुबह को मॉर्निंग में 5 मिनट हर बच्चा मेडिटेशन करेगा स्कूल। इट इज ए मेडिटेशन टाइम। कोई भी लेट भी आ रहा हो, जहां खड़ा है उस जगह देख के बैठ के अपना मेडिटेशन करेगा। कोई दौड़ेगा भागेगा कोई नहीं, कोई लेट नहीं, कोई टीचर हो बच्चा हो, वो 5 मिनट्स साइलेंट टाइम है, मेडिटेशन का टाइम है। और आपको जो सिखाया गया है मेडिटेशन वो आप बैठ के करेंगे 5 मिनट्स। उसके बाद बेल बजेगी, आप उठ के चल देंगे अपने जो क्लास है उसमें जाकर बैठेंगे, काम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि बड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है और बच्चे जो हैं वो इस बात को फील करते हैं कि मेडिटेशन से देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक और चीज है, हमारे भारतीय विद्या भवन, सब में नहीं लेकिन हाँ अधिकतर विद्या भवन में हम लोग सुबह को एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। और यज्ञ एक पूरी क्लास मिलकर यज्ञ करती है। और उसमें क्या होता है कि पूरी क्लास के बच्चों की ड्यूटीज होती हैं, किसको क्या करना है। और क्लास के जो टीचर होते हैं, उस पीरियड के टीचर, वो वहीं बैठे होते हैं और यज्ञ कराते हैं। तो दूसरी क्लास का नंबर काफी दिन बाद आता है। बट ये जो यज्ञ होता है उसमें बच्चों को जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रति उनका झुकाव होता है। और अगर आप भारतीय संस्कृति के प्रति झुक रहे हैं तो कुछ चीजें तो आपको विरासत में मिल जाती हैं, जैसे नम्रता है, जैसे प्रेम करना है, भाईचारा है, बड़ों के प्रति सम्मान है। ये सब चीजें तो आपको साथ साथ मिल जाती हैं। तो एक ये हम लोग करते हैं कि सुबह को हवन करते हैं या आप ये यज्ञ करते हैं। फिर जो हमारे टीचर्स हैं, हमने सब टीचर्स को क्या रखा है कि आप सीधे पढ़ाना शुरू मत करो। आप कोई स्टोरी लो, कोई एनेक्डोट लो, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हो जो आपकी चैप्टर्स रिलेटेड हो, बच्चे को उससे रिलेट करो और तब पढ़ाओ। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। इससे बच्चे जो है अपने आप को टीचर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और जो कनेक्ट करने से क्या होता है कि वो जो बच्चा जो बदमाशी करने वाला है वो बदमाशी नहीं करता। बच्चे बदमाशी करते क्यों है? अगर आप इसके डीप में जाएं तो अधिकतर बदमाशी करने वाले बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। और हम उनकी ऊर्जा जो है उनका इस्तेमाल नहीं करते, उनका प्रयोग नहीं करते। हमारी समझ में नहीं आता कि उनकी ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करें, कैसे उसका उपयोग करें। तो वो हमारे लिए समस्या खड़ी करते हैं। तो एक ये तरीका है जो पढ़ाने का है। दूसरा, कभी कभी ऐसे बच्चे फंस जाते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं उनका पनिशमेंट देने के बजाय उनको ऐसा काम दो जो कि इसको बोलते हैं क्रिएटिव होमवर्क।
वो और बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा हो। और वैरायटी का होमवर्क, होमवर्क का मतलब ये नहीं कि देखा और नकल मार दी, इस तरह का होमवर्क दो कि उसको लगे कि यार ये तो कहीं मिल नहीं रहा, ना तो इसको चैट जीपीटी बता रही है, ना इसको फेसबुक बता रहा है, ना ये जो है गूगल बता रहा है, ये काम कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चे को हम क्रिएटिविटी की तरफ देखें, क्रिएटिविटी की तरफ धकेलें, उसको पुश करें, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ पुश करें, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है कि टीचर, जो बच्चे हैं वो सीखें। बच्चे आते हैं क्लास में सीखने के लिए, हर बच्चा सीखने के लिए आता है, बच्चे बदमाशी करने के लिए स्कूल नहीं आते। वो बदमाशी क्यों करते हैं ये भी सीखें, टीचर को ये भी पता चलना है क्यों है, और उसके अनुसार कार्रवाई करें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे ख्याल से मैंने आपके सवाल को जवाब ठीक दिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही दिया, और आपने चैट जीटीपी का भी जवाब दे दिया। वो मैं पूछने ही वाली थी आपसे, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, बच्चे क्या पढ़ना, आज तो पढ़ा था, चलो जेट ये ले लेते हैं क्योंकि आजकल मोबाइल सबके हाथों में है। और चैट जीटीपी जब से आया है, ख़ैर नीदरलैंड में बैन है बच्चों का स्कूल में होमवर्क करना चैट जीटीपी से। अब तो यहाँ के प्रशासन ने स्कूल में मोबाइल बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। पिछले साल तक बड़े बच्चों के लिए प्रतिबंध था, अब छोटे बच्चों के लिए भी प्रतिबंध है कि आप विद्यालय में मोबाइल लेके नहीं जा सकते। हर विद्यालय में लॉकर होते हैं, तो बच्चे जहाँ अपना बैग रखते हैं लॉकर में, वहीं मोबाइल भी रखा जाता है। और यदि आपका जो होमवर्क है, जो घर के लिए काम दिया गया है, आपने चैट जीटीपी से किया है, तो वो पकड़ लिया जाता है। क्योंकि भारत होगा शायद, लेकिन यहाँ पर हुआ कि जब से कंप्यूटर पे पढ़ाई होने लगी है, किताबें कंप्यूटर पर है, कंप्यूटर पर है, सब चीज़ें लैपटॉप और कंप्यूटर पे सीमित हो गई हैं शिक्षा की, तो बच्चों का जो गणित था और जो भाषा क्षमता थी उनकी, व्याकरण, चाहे वो किसी भी देश की थी, लेकिन नीदरलैंड में ऐसा किया गया कि अब पिछले साल तक, क्योंकि मैं भी एक यहाँ पर जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसकी कमीशन में हूँ, विंसेंट वैन गॉग की, तो हम लोगों ने पिछली बार ऐसा शुरू किया था कि बच्चों को एक दिन बिना लैपटॉप के पढ़ाया जाए, सिर्फ किताब वाला दिन रखा जाए कि आप किताब से ही पढ़ेंगे और वहीं हाथ से ही लिखकर उसके जवाब देंगे। तो इस तरह का जो शुरुआत थी, हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल रही यहाँ पर, और इस वर्ष अभी ही स्कूल खुले हैं सितंबर माह में यहाँ, तो अब वो एक दिन से बढ़कर किसी स्कूल में 2 दिन और किसी स्कूल में 3 दिन पहुँच गया है, क्योंकि भाषा की जो व्याकरण और गणित जो था वो बहुत कम हो गया था, उसका जो स्तर था। तो क्या भारत में भी और विशेष तौर पे भवंस में भी ऐसा हो रहा है? रितु जी, आपने कितने बहुत अच्छा प्रतिशत आप पुस्तकों से पढ़ाते हैं और कितना समय बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं? हाँ, ये मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है वो पुस्तकों से ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स से हम लोग थोड़ा सा, एक तो कंप्यूटर पीरियड में इस्तेमाल करते हैं, और जो टीचर पढ़ाते हैं स्मार्ट बोर्ड से, वो उस समय इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो अपना लैपटॉप लेके नहीं आते, और बच्चों को अलाउ भी नहीं है ये मोबाइल क्लास में लाना। इवन टीचर्स को भी अलाउ नहीं है वाह! क्लास में लेके, वो बाहर एक बॉक्स रखा होता है उसमें डाल देते हैं और जाते समय वहां से ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, लेकिन कुछ जो आप कह रहे हैं कुछ स्कूलों में टीचर ले जाते हैं, लेकिन बच्चों को तो फिर भी अलाउ नहीं है किसी भी तरह का। एक तो मैं ये जी, कहना चाहूंगा, बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल दूसरा मैं ये सही कहा आपने कि जी। हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बच्चों को छोड़िए, हम अपनी कहते हैं, मैं अपनी कह रहा हूँ। जब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मुझे दर्जनों नंबर याद थे, मोबाइल नंबर लोगों के, दर्जनों, और जैसे पूछते थे उसका मैं नंबर बता देता था। आज मुझे अपने अलावा किसी का नंबर याद ही नहीं है, और वो भी इसलिए याद है कि जगह जगह मुझे अपना नंबर बताना पड़ता है।
तो ये जब हमारे साथ स्थिति है तो बच्चों के साथ क्यों नहीं होगी? तो आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो अगर हम मशीन पे ज्यादा आधारित हैं, आर्टिफिशियल चीजों की आजकल वक्त ज्यादा है, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो, आर्टिफिशियल फ्लेवर हो, उसके तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल की तरह ध्यान देने से धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो हमें ध्यान देना है और हम अपने बच्चों को बताना भी है कि भैया आर्टिफिशियल क्या है, नेचुरल क्या है, और इसके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाना है। अगर सामंजस्य नहीं बैठेगा तो ये जो है हमारे भविष्य के लिए घातक होगा। प्लीज। बहुत 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 सही बातें बताई आपने डॉक्टर साहब आज। और सच में एक आपकी बातों से पता लगा कि एक प्रबंधक अधिकारी, और आप तो क्षेत्रीय अधिकारी हैं पूरे भारत के या भारत से बाहर के भवंस के भी विद्यालयों का पूरा प्रबंधन आपके हाथ में है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत के भविष्य को आप एक नई दिशा दे रहे हैं अपनी तरफ से भी, और अपने भवंस के और बाकी विद्यालय के शिक्षकों को आज आपने जो संदेश दिए हैं वो मुझे लगता है वो संदेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपने सुझाव दिए हैं वो सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिर्फ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ शिक्षकों और छात्र छात्राओं के लिए ही नहीं, ये अभिभावकों के लिए भी आपने बहुत सुंदर आज सुझाव दिए हैं कि विद्यालयों में अभिभावकों का तालमेल होना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बच्चों को आर्टिफिशियल चीज़ों से, बनावटी चीज़ों से जितना दूर रखा जाएगा, बच्चा असली चीज़ अपने पास आएगा। कंप्यूटर और मोबाइल से उनकी मानसिक क्षमता थोड़ी कम हो रही है, यहाँ के शिक्षाविद भी बता रहे हैं, वैज्ञानिक भी बता रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने इन सब चीज़ों को बहुत ही शोधपूर्ण ढंग से शोध करके अपने विद्यालयों में ये किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप बाहर हैं, दिल्ली में नहीं हैं, फिर भी आपने इतने अच्छे सुझाव हमें दिए हैं। और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत लाभान्वित हुए हैं, देश-विदेशों के दर्शक हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और शिक्षक दिवस पर एक छोटी-सी कविता है मेरी, शिक्षक भविष्य के शिल्पकार। कक्षा आप में सुनाइए। खामोशी थी, पर उनकी आवाज में पूरा ब्रह्मांड गूंजता था। चाक की धूल से उड़ते अक्षर हमारे सपनों की इमारत गढ़ते थे। शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाते, वे आत्मा में साहस भरते थे। भटकी हुई नौका को दिशा दिखाते हैं और अंधेरे में दीपक जलाते हैं। उनके पास वेतन की बड़ी दौलत नहीं होती है, उनके पास वेतन की बड़ी दौलत नहीं होती है, विद्यार्थियों का विश्वास, मुस्कुराते चेहरों का पुरस्कार और समय के साथ खिलती पीढ़ियों का आशीर्वाद। शिक्षक दिवस पर हम उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें अक्षरों का पहला स्पर्श कराया, जिन्होंने अनुशासन में छिपा प्रेम सिखाया, जिन्होंने हमें यह समझाया कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन जीने की कला में भी होता है। तो मेरे सभी गुरुओं को, और आप भी मेरे गुरु तुल्य हैं, आपको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे इस मंच से, आभासी मंच से जुड़े हुए मेरे सभी दर्शकों, गुरु तुल्य सखा, जिनसे भी मैंने जो कुछ सीखा जीवन में, उन सभी को आज शिक्षक दिवस पे मैं नमन करती हूँ। आपको सादर नमन करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया इस कार्यक्रम के लिए और बहुमूल्य सुझावों से और विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नई मुलाकात में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।